हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के बारे में देखेंगे और इतिहास में उपनिवेशवाद और देहात क्षेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है कि उपनिवेशवाद किस तरह से हमारे भारत में आया और कौन कौन क्षेत्र को प्रभावित किया, इसके बारे में देखेंगे। जिस क्षेत्र को वो प्रभावित किया वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति किस तरह का नियम कानून को लागू किया गया और वो नियम कानून क्या लोग माने या नहीं माने, और यदि माने तो किस तरह से माने। यदि उन नियमों का अवहेलना किया गया तो आखिर किस तरह से अवहेलना किया गया, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है उपनिवेशवाद। और देहात क्षेत्र। ये जो लेसन है ये क्लास 12 का है और हिस्ट्री पार्ट 3 है ये, और लेसन नंबर 10 है। मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिमांड होने पे मैं इसका स्टार्टिंग से भी इतिहास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिस तरह का डिमांड होगा उस तरह का मैं लेसन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर उपनिवेशवाद होता क्या। तो यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में अपना जो निवेश करता है उसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं, और जिस क्षेत्र पर हो रहा है उपनिवेश उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो क्षेत्र यदि उस चीज़ को कर रहा है तो उसे हम लोग उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक कहते हैं। तो अंग्रेज लोग जब आए थे तो सबसे पहला वो उनका अधिकार जो था वो शहर के क्षेत्र में था। शहर से कस्बे में चला गया, कस्बा से देहात में चला गया। सबसे ज़्यादा समस्या अंग्रेज लोगों को देहात क्षेत्र में हुआ था कि किस तरह से देहात वासी लोगों को वो अपने अधिकार में शामिल कर ले, उन पे वो अधिकार कर सके। जो राजस्व लागू करते थे वो माने और एक निश्चित समय पर राजस्व को दे सके। और भी बहुत सारा इसमें पॉइंट है कि देहात क्षेत्र में बहुत सारी समस्या का उजागर भी हुआ था, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। अब जैसे किसी भी व्यक्ति का जो ज़मीन है वो उस पर अधिकार किसी और का हो रहा है। खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं और उनसे जो उपज हो रहा है वो किसी और को मिल रहा है। जो लगान देता था उसको ज़मीन का मालिक समझ लिया जाता था। और किस तरह से अंग्रेज लोग नियम कानून किसानों पर लागू किए, किस तरह से किसान लोग उनके नियमों को पालन किया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर का मुद्रेशन हो गया। उसके बाद में बहुत सारे इस चीज़ की जानकारी हमें बहुत सारे दस्तावेज और इतिहासकारों के विवरणों से मिलता है। तो सबसे पहला यही पॉइंट है कि उपनिवेशवाद आखिर है क्या, उसके बारे में मैं अभी बताया। यदि कोई भी क्षेत्र यदि दूसरे क्षेत्र पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है और वह यह माने कि यह सही काम है और उससे उसको लाभ हो रहा है तो इसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। देहात क्षेत्र में यहाँ का औपनिवेशिक का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता था। अब किस तरह से अलग हो रहा था इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। और इसमें इस चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट के बारे में भी देखेंगे, जैसे कहाँ कहाँ ये काम हो रहा था। सबसे पहले ये काम कहाँ होता, तो सबसे पहले ये काम जो था वो बंगाल के क्षेत्रों में हो रहा था। सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में, उसके बाद में राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में संथालों के बारे में। तो क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ आखिर लागू किया गया था ये काम, तो बंगाल में उपनिवेशवाद और देहात क्षेत्रों में सबसे पहले बंगाल के क्षेत्रों में लागू किया गया। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ी में पहाड़ी लोगों पर भी वो अधिकार करना चाहते थे। जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन पर भी अधिकार करना चाहते थे, और संथाल जाति थे उनके बारे में भी उन पर भी वो अधिकार करना चाहते थे। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले बंगाल की जमींदारी, बंगाल क्षेत्र के बारे में है। तो बंगाल की जमींदारी, यहाँ जमींदारी प्रथा थी, हम लोग वो भी देखेंगे कि किस तरह से जमींदारी प्रथा शुरू हुआ। बंगाल की जमींदारी, कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र में भी रहते थे और कुछ लोग
किसान भी थे। तो जो किसान थे वो हल चलाते थे और जो पहाड़ी जो क्षेत्र में रहते थे वो कुदाल चलाते थे। इसलिए इसका एक टॉपिक बनता है कुदाल एवं हल। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि बंगाल की जमींदारी वो कैसी थी और कुदाल एवं हल ये क्या था, ये दोनों के संबंध आखिर क्या थे। और तीसरा पॉइंट है कि देहात क्षेत्रों में आखिर विद्रोह किस वजह से हुआ। देहात क्षेत्र में विद्रोह तो राजस्व ना लागू करने की वजह से और अंग्रेजों का वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ते चला गया, जैसे जैसे उसका अधिकार और भी जगहों पर होते चला गया, उस तरह से लोग उनसे नाराज भी हुए और उनके जो बनाए हुए नियम थे उसको सही ढंग से वो पालन नहीं कर पाए, जिसके कारण से उनको विद्रोह करना पड़ा। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आखिर विद्रोह हुआ। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल की जमींदारी जो थी वहाँ किस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा था, किस तरह का घटनाएं हो रही थी और अंग्रेज लोग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो किस तरह का नियम को यहाँ लागू किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल की जमींदारी में पहला जो समस्या आया था वो अदा न किए गए राजस्व की समस्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरह का समस्या हो रहा था, इस्तिमरारी बंदोबस्त और अकाल और बाढ़। इस्तिमरारी बंदोबस्त की समस्या थी। ये इस्तिमरारी बंदोबस्त था क्या? इस्तिमरारी बंदोबस्त वैसा बंदोबस्त था जिसमें राजस्व की जो लेना था, जो जिसमें राजस्व को एक स्थायी किया गया और समय भी स्थायी कर दिया गया। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त में राजस्व भी स्थायी हो गए और समय भी स्थायी हो गए, जिसके कारण से बहुत सारे जमींदार लोग या बहुत सारे किसान लोग जमींदार को ही कर नहीं दे पाते थे एक निश्चित समय पर, और जमींदार भी अंग्रेज को कर नहीं दे पाते थे एक निश्चित समय पर। उसके बाद में अकाल भी आया, बाढ़ भी आया, जिसके कारण से उपज में कमी भी हो गई और उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई। ऐसे ऐसे नियमों के कारण राजस्व सही समय पर नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो आखिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बात सोची कि हम लोग राजस्व जो है वो किससे लेंगे, कौन हम लोगों को राजस्व देगा, कौन वैसा व्यक्ति होगा जो यह तय कर सके कि हमें एक निश्चित कर मिले और निश्चित समय पर मिले और सारे किसानों से लेकर हमें दिया जाए, यह कौन वैसा व्यक्ति है। तो इसके लिए वो कुछ नियम भी बनाए। इस चीज़ को देखें कि कौन वैसा आखिर इंसान होगा जो किसानों से भी ताल्लुक़ रखता है और राजाओं से भी ताल्लुक़ रखता है। तो जो ताल्लुक़ रखता है उसे ताल्लुकदार कहा जाता था। तो कुछ ताल्लुकदारों को वो ठीक किए और यही ताल्लुकदार को ज़मींदार बना दिया गया। यही ताल्लुकदारों को ही ज़मींदार बना दिया गया, जो कि किसानों से भी वो उनका संबंध था और राजाओं से भी संबंध था। वो क्या करते थे कि किसानों से भी टैक्स को लेते थे और लेकर ईस्ट इंडिया कर देते थे। उनके लिए एक समय निश्चित किया जाता था, उनके लिए एक राजस्व निश्चित किया जाता था। ठीक है, ये तीन तरह का अंग्रेज लोग नियम बनाए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग। खास सामग्री की कीमत भी उच्च कर दी गई, राजस्व को स्थायी कर दिया गया, राजा और ताल्लुकदारों की जमींदारी की वर्गीकृत भी कर दी गई। इसमें फायदा किसको हो रहा है? किसान लोगों को कोई फायदा नहीं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी और उद्यम क्षेत्रों को फायदा हो रहा था। ये तो व्यवस्था लागू हो गई। तो अब ये इतना सारा व्यवस्था लागू होने के पश्चात जमींदार लोग जो थे वो कर नहीं दे पाते थे। इसका दूसरी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि राजस्व राशि में जमींदार की चूक। इस्तिमरारी बंदोबस्त यह एक ऐसा बंदोबस्त था जिसमें कि समय निश्चित थी और राजस्व राशि भी निश्चित था। सही समय पर यदि जमींदार अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। यह एक घटना है और इस घटना के बारे में हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व राशि में आखिर जमींदार क्यों चूक करते थे, क्या कारण था कि जमींदार लोग राजस्व नहीं दे पाते थे। तो इसका जो प्रमुख कारण है, असफलता का जो बिंदु है वो इस तरह से, सबसे पहले तो मांग ज़्यादा थी, जो राजस्व था उसका डिमांड ज़्यादा था। दूसरा ये पॉइंट था कि कृषि की उपज की कीमत नीचे थी, जितना उपज होना चाहिए उतना उपज नहीं होता था,
बहुत कम ही उपज हो रहा था। इसके मुख्य कारण क्या था कि वहाँ अकाल और बाढ़ आ चुका था, यह समस्या थी। तीसरा है कि हर हाल में राजस्व देना होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस तरह का नियम बनाए हुए था कि जितना भी संकट हो जाए लेकिन आपको राजस्व अदा करनी है, इस तरह का समस्या था। राजस्व और समय दोनों स्थायी थी क्योंकि इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू था। इस्तेमरारी बंदोबस्त में यही बात होती थी कि उसमें राजस्व और समय निश्चित कर दिया जाता था। तो ये सारी की सारी जो समस्या थी एक जमींदार पर आ जाता था। एक जमींदार को निभाना होता था और यदि वो ना निभा सके तो उसके एवज में क्या किया जाता था कि उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। जमींदार का आखिर अधिकार क्या होता था? जमींदार जो था, जमींदार के अंतर्गत में कम से कम वो 400 गांव का मालिक होता था। ठीक है, जमींदार वो 400 गांव का मालिक होता था। 400 गांव का जो किसान होते थे उनसे वो टैक्स लेते थे, टैक्स का संग्रह करते थे और वह जमींदार ही यह निश्चित करते थे कि कितना राशि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। राशि को वो फिक्स करते थे और समय भी वो फिक्स करते थे। ये दोनों अधिकार जो था एक जमींदार को था। राशि भी फिक्स करते थे और समय भी फिक्स करते थे। ठीक है, तो हम लोग देखें बंगाल की जमींदारी में कि अदा न किए गए राजस्व की समस्या, आखिर क्यों नहीं जमींदार लोग अपना राजस्व को अदा कर पाते थे, इसकी ये समस्या देखें। सेकंड पॉइंट में देखें कि राजस्व राशि में जमींदार का आखिर किस वजह से चूक होता था राजस्व को देने में, उसके बारे में हम लोग देखें। मांग ज़्यादा थी, कृषि का उपज की कीमत नीचे थी, हर हाल में राजस्व देना होता था, राजस्व और समय स्थायी थी क्योंकि यहाँ इस्तेमरारी बंदोबस्त थी। इसके वजह से हम लोग नेक्स्ट बंगाल के वर्धमान में, ठीक है, बंगाल के वर्धमान में ये एक घटना घटा। यहाँ सबसे पहले इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल के वर्धमान में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। यहाँ एक ऐसी घटना घटी, नीलामी होता था तो जमींदार का ही आदमी वहाँ मौजूद होता था। नीलामी के समय में जमींदार का ही कोई उच्च व्यक्ति वो वहाँ रहता था। जमींदार का ही अपना कोई व्यक्ति वहाँ रहता था जो कि उच्च बोली बोलकर और वो सारी संपत्ति ले लेता था और इस तरह से जमींदार को अपना संपत्ति वापस मिल जाता था। वर्धमान की ये एक घटना है जिसको जांच पड़ताल करने के बावजूद अंग्रेजों को ये घटना के बारे में पता चला कि यह वर्धमान जिले में इस तरह का हो रहा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी 3 पॉइंट के बारे में देखें। सबसे पहला अदा न किए गए राजस्व की समस्या, और दूसरा राजस्व राशि में जमींदार का चूक, और तीसरा देखें कि वर्धमान में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू था और इसके तहत किस तरह का घटना घटा था जो कि अंग्रेजों को यह बात पता भी चला। ठीक है, सबसे पहला कि वहाँ के जमींदार लोग किस तरह से अपना राजस्व अदा नहीं कर पाते थे और राजस्व अदा नहीं करने की क्या क्या आखिर समस्या थी उसके बारे में हम लोग देखें। उनकी असफलता के प्रमुख बिंदु के बारे में हम लोग देखें और वर्धमान में किस तरह का घटना घटा था उसके बारे में हम लोग देखें। जमींदार क्या होते थे उसके बारे में भी देखें, उनके अधिकार क्या होते थे। 400 गाँव का एक आदमी जो होता था वो जमींदार होता था। जोतदार का उदय, ये क्या होते थे? तो जोतदार हम लोग उसे कहते हैं जो कि एक किसान ही होते हैं और जो कि एक अमीर किसान कहलाते थे। इनका संपत्ति धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये अपना संपत्ति को धीरे धीरे वो बढ़ा रहे थे, इसे हम लोग जोतदार कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे जगहों पर जोतदार को हवलदार और मंडल भी कहा गया है। जोतदार किसानों का, वैसा किसान जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे उन्हें जोतदार कहा जाता था, उनके पास संपत्ति ज़्यादा होता था। ठीक है, बंगाल के दिनाजपुर की एक घटना है क्योंकि बुकानन के अनुसार से बुकानन ने अपनी किताब में इन जोतदारों के बारे में बताया है कि बंगाल के एक दिनाजपुर में ये बहुत बड़े रकबे को इकट्ठा कर चुके थे, तो जोतदार ही इसे करते थे। जमींदार से अधिक ताकतवर ये बन गए थे और जोतदार जो थे वो जमींदार से अधिक ताकतवर बन गए थे। इनके पास जमींदार से अधिक संपत्ति हुआ करता था।
जमींदार की जो संपत्ति होती थी जब वो नीलाम होता था तो जोतदार ही उसे खरीद लेते थे और इस तरह से जोतदार बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले हो गए थे। चला गया। हम लोग देखते हैं कि जमींदार की ओर से आखिर प्रतिरोध क्या हो रहा था। जमींदार लोग भी जिस तरह से इस्तेमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया तो जमींदार लोग इस इस्तेमरारी बंदोबस्त से बचने के लिए नए नए तरह का षड्यंत्र रचते थे। अंग्रेज लोग यह एक व्यवस्था किया था कि जिसकी जमींदारी अंग्रेज लोग इस तरह का एक व्यवस्था किया था कि जहाँ से ज़मींदारी नहीं छीनी जाएगी। तो इस चीज़ का वो ज़मींदार लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। किस तरह से फ़ायदा उठाएं? तो अपने ज़मींदारी की जो संपत्ति थी वो आधा से ज़्यादा अपने माता का नाम कर देते थे, अपनी पत्नी का नाम कर देते थे। इस तरह से उनकी आधी संपत्ति बच जाती थी और बाकी जो बचता था उसमें एजेंट को शामिल कर दिया जाता था। जब नीलाम होने का समय आता था तो ज़मींदार लोग अपना ही एजेंट को शामिल कर देते थे। एजेंट लोग उच्च बोली बोलकर जमींदार की संपत्ति को ले लेता था और वापस जमींदार को फिर सौंप देता था। इस तरह से जमींदार का ही संपत्ति वापस जमींदार को ही मिल जाता था। इस तरह का वो षड्यंत्र को रचते थे। ठीक है। 1793 से लेकर के 1793 से 1801 तक की ये घटना या यह रिपोर्ट एक आई है। इनामी तरीके से ज़मीन का हस्तांतरित कर दिया गया था और जोतदार जो होते थे वो जमींदार को राजस्व देने के लिए बहुत बार प्रतिबंध भी लगाते थे, रोकते थे कि किसी भी तरह से जमींदार जो है वो राजस्व ना दे सके, एक समय पर राजस्व ना दे सके, जिसके कारण से उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दी जाती थी और वापस फिर जोतदार खरीद लेते थे इसे। तो इस तरह का समस्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करते थे जोतदार लोग और जोतदार लोगों का इसी तरीके से उदय होते चला गया। क्योंकि 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संसद में बहुत सारे रिपोर्ट को पेश किया जाता था, बहुत सारे दलीलें पेश की जाती थी और उन दलील और रिपोर्टों में ही एक है 5वीं रिपोर्ट। यही 5वीं रिपोर्ट का बार बार बदलाव होता था जिसके कारण से बंगाल में ऐसी घटनाएं घटती थी। बार बार इस रिपोर्ट में सुधार किया जाता था, नए नए नियम लागू किए जाते थे जिसके कारण से इन नियमों को पालन न करने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का उत्पन्न होते चला गया। ये जो 5वीं रिपोर्ट है इसको कौन एस्टेब्लिश किया था? तो परवर समिति। और इसमें कितना पृष्ठ है? तो 1002 पृष्ठ है और 800 पृष्ठों में सिर्फ जमींदार, कलेक्टर और रैयतों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो हम लोग देखें कि उपनिवेशवाद और देहात क्षेत्र की जो जानकारी है वो कुछ इतिहासकारों की किताबों से भी मिलता है और कुछ कलेक्टर या रैयत या जमींदारी के रिपोर्टों से भी इसके बारे में जानकारी मिलता है। इस चैप्टर में ये चीज़ देखें कि जिसकी ज़मीन थी मेन मालिक वो नहीं था, जो टैक्स देता था, जो राजस्व दे रहा है उसी को मालिक समझा जाता था। ज़मीन किसी और का, उस पर काम कोई और कर रहे हैं और राजस्व वसूल कोई और कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे कोई और रहे हैं। इस तरह का समस्या था। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट में कि कुदाल और हल की क्या आखिर समस्या थी।